चलो भाई बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना इकोसिस्टम का लास्ट लेक्चर है। ठीक है। इकोसिस्टम के पहले लेक्चर में हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करी थी, दूसरे लेक्चर में डिकम्पोजिशन के बारे में बात करी थी। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें एनर्जी फ्लो के और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में क्या करने वाले हैं भाई, बात करने वाले हैं। ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है एनर्जी फ्लो। आप 90% के करीब तो आप पहले से ही पढ़ चुके भाई। प्रोड्यूसर पढ़ लिया आपने, प्राइमरी कंज्यूमर पढ़ लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़ लिया। ठीक है। कार्निवोर के बारे में आप जान चुके हैं, डिकम्पोजर के बारे में जान चुके हैं, ग्रेजिंग फूड चेन बता दिया आपको मैंने, डेट्राइटस फूड चेन बता दिया, 10% लॉ बता दिया, ये बता दिया कि प्लांट सनलाइट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, आगे अगले ट्रॉपिक लेवल में कितनी सनलाइट जाएगी, कितनी एनर्जी जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको बता दी ना। तो 90% तो आपका एनर्जी फ्लो क्या हो रहा, खत्म हो रहा। कुछ थोड़ी बहुत चीजें उससे एसोसिएट हैं जिसको हम यहाँ क्या करने वाले हैं भाई, देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम एनर्जी फ्लो से, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बतानी पड़ेगी। बेटा देखिएगा, पूरे इकोसिस्टम में जो भी एनर्जी रन कर रही है, पूरे इकोसिस्टम में जो भी एनर्जी क्या करती है, रन करती है, उस इकोसिस्टम में एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है सन। समझ में आ रही बात। जितने भी सभी इकोसिस्टम है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। आ रही बात समझ में। इसको ऐसे समझिएगा, देखो आप क्या खा रहे, सर हम घास फूस खाने वाले जानवर नहीं है, हम तो नॉनवेज वगैरह को खा रहे। बेटा जो तुम नॉनवेज खा रहे हो ना, वो भी एक्चुअल में सन की ही कन्वर्टेड एनर्जी है। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, सूरज से लाइट ली, वो लाइट लेने के बाद में, फोटोसिंथेसिस करने के बाद में, प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में उसने अपना खाना बनाया। अपना खाना बनाने के बाद प्लांट को किसने खाया, हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर क्या खा रहा है, प्लांट को इसलिए खा रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, एनर्जी है, ग्लूकोज है, फूड है। आ रही बात समझ में। हर्बीवोर जब उससे फूड लेगा तो वही सनलाइट वाली एनर्जी, सन की जो लाइट एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करी प्लांट ने। वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके अंदर, अलग अलग जानवर के अंदर ट्रांसफर होती है। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली आप क्या खा रहे हो, आप बेटा सनलाइट ही खा रहे हो। समझ में आ रही बात, लेकिन अलग तरीके से खा रहे हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करके खा रहे हो। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सभी इकोसिस्टम है, वह सभी के सभी यहाँ पर क्या होते हैं, ऑपरेट हो सकते हैं। और एनसीईआरटी बोलती है कि बिना सनलाइट के कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शन है जिनका जिक्र भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहला है समुद्र में गहराई में, समुद्र की गहराई में जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, 500 मीटर की लाइट होती है, 500 मीटर के नीचे वहां पर सूरज की रोशनी नहीं जा पाती, तो वहां पर सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ठीक है। दूसरा आता है आपका केव, गुफा। समझ में आ रही बात। गुफा के अंदर क्या होता है भैया, गुफा के अंदर भी अपना क्या नहीं देखने मिलता, आपको सनलाइट देखने नहीं मिलती। ये दो जगह ऐसी है जहां पर सन एनर्जी का सोर्स नहीं है, अदरवाइज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द इकोसिस्टम। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है भाई। चलिए अब हम एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखो एनर्जी फ्लो ये आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका। भैया आपका क्या है, ये आपके सूर्य देवता है। अरे है क्या, है भाई, सूर्य देवता है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका प्लांट हो गया। हरी बात समझ में, क्लियर है। इस क्या हो गया, सूर्य देवता। ये क्या हो गया, प्लांट हो गया। अभी ध्यान सुनिएगा, सूरज क्या डालेगा भैया, सूरज रेडिएशन, सोलर लाइट गिरेगी इस पर। अरे गिरेगी, लाइट तो बहुत सारी गिरेगी। गिरेगी नहीं गिरेगी, अरे गिरेगी। मान लो मैं आपकी तरफ को पैसे उछाल दूं, तो पैसे तो मैंने सारे उछाल दिए, लेकिन आप सारे पकड़ नहीं पा रहे हो। समझ में आ रही बात। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जितनी सनलाइट आ रही है, जितनी भी सनलाइट आ रही है, लगभग 50% के करीब उसमें क्या होता है, 50% के करीब उस लाइट में होता है पार। क्या होता है भाई, पार। पार का मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। वो रेडिएशन जो कि फोटोसिंथेसिस पर काम करता है, और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। जितनी भी सोलर रेडिएशन प्लांट पर आकर गिरती है, उसको उसका जो 50% से भी कम, मतलब लगभग 50% ही आप मान लीजिएगा, एनसीईआरटी 50% से कम बोलती है, तो 50% के करीब लाइट, यानी लगभग आधी लाइट क्या होती है, आधी लाइट ऐसी होती है जो विजिबल रीजन में आती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर है। और वो क्या होती है बेटा आपके, वो होती है आपके पार। क्या होती है, क्या होगा भाई, चलो क्या लिखा था यहाँ पर, 50%। ये क्या है हमारा पार। ये साफ कैसे हो गया भाई, भूत आ गया क्या हमारे बोर्ड के अंदर है भाई। चलिएगा, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात। तो जितना भी टोटल लाइट गिर रही है, उसका 50% को हम क्या बोलेंगे, पार। पार बोले तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। समझ में आ रही बात। और वो जो 50% है, उस 50% में से भी प्लांट कुल कितना यूज करेगा भाई, 2 से 10% ही यूज करता है। समझो मेरी बात।
जितनी भी लाइट, सोलर लाइट गिर रही है उसको हम क्या, उसका 50% कितना होगा, उसे बोलेंगे पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्यों, विजिबल रीजन में आती है वो लाइट, उसका लगभग 50% क्या कहलाया जाएगा, पार कहलाया जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। समझ में आ रही बात, विजिबल रीजन में आता है विबग्योर। समझ में आ रही बात आपके, ठीक है। तो उस लाइट का भी प्लांट सारी लाइट यूज नहीं करने का, कितना यूज करता है, 2 से 10%। तो टेक्निकली दिमाग लगाओ, क्या फोटोसिंथेसिस में लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हुआ? आंसर है नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अबे भाई लाइट तो पूरी पड़ रही ना उसके पास, 50% लाइट में से भी कितनी यूज कर रहा वो, 2 से 10%। तो लाइट कहां से लिमिटिंग फैक्टर हो गया? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो जब मैं टेरेस्ट्रियल या यूजुअली बात कर रहा हूं उसके, ठीक है, तो क्या हुआ, तो ये 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की लाइट थी, 50% के करीब थी, उस 50% का भी 2 से 10%। तो अगर मैं पूरी की पूरी लाइट के बारे में बात करूं तो 50% का कितना हो गया, 2%। तो 100% का कितना हो जाएगा, 4 बोला ना, कोई सा बहुत मारूंगा। अबे एक से 5% का दो, पागल हो गए क्या भाई? 50% है ना, 50% का 2% है। समझ में आ रही बात? तो जो आपकी यानी कि जो आपने यानी 100% में से 50% पार है, उस 50% का 2% है, तो 100% लाइट का तो 1% हो गया ना। समझ में आ रही बात भाई? अगर 100% का 50% तो पार है, 50% का तो 2% है ना। ये थोड़ा ना कि 100 का 100% पार है मेरी, नहीं ना। तो 50 का अगर 2 है तो जो पूरी 100 पीछे से लाइट आ रही है उसका कितना परसेंटेज हो गया है, वो 1 से लेके 5% तक आ गया। ये जो 1% वाला डाटा है ना सोलर रेडिएशन का, इसको ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा, एक जगह पर हमारे पिरामिड ऑफ एनर्जी के दौरान काम आएगा। लाओ चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि ये 1% आपका कहाँ वैलिड होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, देखो भाई ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, ठीक है। ये देखो ये क्या लिख रहा है यहाँ पर, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इस एनर्जी पिरामिड को ध्यान से अभी बस केवल आप समझिएगा, ये कितने लाइट है, कितनी जूल की लाइट है भैया, सनलाइट है 1 2 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितने जूल की है भैया ये, 10 लाख जूल की है, हाँ है ना, ठीक है। और ये कितना हो गया भैया हमारा, यहाँ पर ये हो गया हमारा 10,000 हो गया, कितना हो गया भाई, 10,000। यहाँ कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख जूल की लाइट है। और प्लांट तक कितनी पहुंच रही भैया आपकी, 1,000, 10,000 के करीब पहुंच रही। तो 10 लाख का ये 1,000, ये कितने परसेंट हो गया भाई, जरा देख करके कैलकुलेट करके बताओ। 1% हो गया, नहीं हो गया? 10 लाख का एक ही तो परसेंट हुआ ना, 10,000, अब एक ही तो परसेंट हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1% हो गया। 10,000 का 1,000, ये 10% है, देख लो, है नहीं है? फिर यहां से यहां पर क्या है, ये भी 10% है, यहां से यहां क्या है, ये भी 10% है। यानी कि जो सोलर रेडिएशन आ रहा है ना, प्लांट उसका केवल कितना यूज करा, टोटल का 1%। और ये बहुत काम की चीज है, अभी एग्जामिनर की पकड़ में नहीं है ये वाली बात। ये जो बात यहां पर बताई गई है अभी एग्जामिनर की पकड़, यानी अभी भी एनसीईआरटी में से क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, भंडार है अभी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन का। समझ रहे नहीं समझ रहे? और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बच्चों को 10% लो इतना ज्यादा रटा हुआ होता है, पार इतना ज्यादा रटा हुआ होता है, वो क्वेश्चन को ध्यान से समझते ही नहीं है। सर पार का 2 से 10%, तो यहां भी कितना होना चाहिए, 10%? नहीं भाई, वो 1% रहेगा। 10 लाख का 1% होता है 10,000, कैलकुलेट कर लो। आ रही बात समझ में? 1% 10 लाख का कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो 1% लाइट यूज हुई, लेकिन वो टोटल सनलाइट की बात हो रही। यहां पर इसने सनलाइट लिखा, पार वगैरह कुछ नहीं लिख रखा, समझो बात को। तो ये डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात आपके? अरे ठीक है, चलिएगा तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो क्या है बेटा, ये देखिएगा, तो एनर्जी फ्लो में हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा एनर्जी फ्लो में बेटा यहाँ पर क्या हुआ। तो देखिएगा, इंसिडेंट हमारा सोलर रेडिएशन है, 50% से भी कम, उसमें क्या कहलाया जाएगा, पार कहलाया जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। और प्लांट इसका केवल कितना यूज करेगा, 2 से 10% यूज करेगा बाय प्लांट में। और टोटल सनलाइट का कितना यूज करेगा, 1.1 से लेके 5%। देखो अगर मैं पार बोलूंगा तो 2 से 10% है, पार का 2 से 10% होगा। और अगर टोटल सनलाइट की बात करूंगा तो क्या करूंगा, 1 से 5% तक की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं। बोलो भाई समझ में आई कि नहीं है बात? अब ये जो आपका 2 से 10% है ना पार का, ठीक है, वो तो मेरा आपके समझ में आ गया। ये जो 210% है पार का, जिसको कौन यूज कर रहा, प्लांट यूज कर रहा, इसका 10% ही कहा जाएगा एनर्जी कंज्यूमर के, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा भैया तुम्हारा, हर्बीवोर, ठीक है। तो हर्बीवोर के पास जाएगा। समझ में आ रही बात? हर्बीवोर को खाएगा कौन, हर्बीवोर को खाएगा कौन,
प्राइमरी कार्निवोर, खाएगा नहीं खाएगा? तो यहाँ पर क्या खाएगा? यहाँ पर खाएगा आपके प्राइमरी कार्निवोर खाएगा। इसमें भी कितनी एनर्जी जाएगी? 10% ही जाएगी। प्राइमरी कार्निवोर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर या टॉप कार्निवोर के नाम से जिसको हम बोलते हैं। तो भैया इसको भी कितनी एनर्जी जाने वाली है? 10% जाने वाली है। इसका मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? 10% एनर्जी ही क्या होती है? केवल ट्रांसफर होती है। यानी हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी क्या होती है? घटती चली जाती है। और जैसे जैसे एनर्जी घटेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी डिक्रीज होता जाता है अंडर नॉर्मल कंडीशन। डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या ये सारी चीजें आप पहले नहीं पढ़ चुके थे क्या? कि प्राइमरी कंज्यूमर से 10% आगे जाएगी, सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में पढ़ चुके थे ना ऑलरेडी। चलिए, तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके थे। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। एनर्जी फ्लो क्या हुआ? एनर्जी फ्लो हुआ यूनिडायरेक्शनल। मैंने कल भी आपको बताया था कि हिरन ने पेड़ पौधे खाए, पेड़ पौधों का दिमाग घूम के उसने हिरन ने पकड़ के खा दिया। कहने लगा तू बहुत खराब, मुझे आज तेरे नंबर ले लूं मैं। ऐसा तो नहीं होता भाई, समझ में आ रही बात? तो हुआ क्या सर? हुआ ये कि पेड़ पौधों को खा कौन ना? हिरन। हिरन को मान लो खा गया कौन? गीदड़ मान लो। और गीदड़ को खाएगा कौन? शेर। तो पेड़ पौधे को खाया किसने? हिरन ने। ऐसा नहीं है कि हिरन पेड़ पौधे खा गया, हिरन को खाया गीदड़ ने या भेड़िए ने। ऐसा नहीं है कि एक दिन बकरी का दिमाग घूम के कहने लगा बंद करो ये अत्याचार, बहुत हो गया, आज मैं किसे खाऊंगी? आज हिरन बोल रहा है, कहने लगा आज मैं खाऊंगा भेड़िए को, खा जाऊंगा। पॉसिबल ही नहीं है भाई। समझ में आ रही बात आपको? तो ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी का फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल। सर यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है? यूनिडायरेक्शनल का मतलब है कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में ही जाएगा, हर्बीवोर से कार्निवोर में जाएगी, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर में ही जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपकी? क्लियर है? और एनर्जी का जो फ्लो है वो थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ फॉलो करता है भाई? सेकंड लॉ फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एनर्जी की कांस्टेंट सप्लाई की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी आ रही, सूरज कह रहा हाँ भाई 210% लाइट ले ली तुमने, प्लांट प्लांट करा हाँ जी गुरुजी ले ली, कह लगा अच्छा तो बंद कर दो टंकी, बंद कर दो, सूरज छिप गया। ऐसा तो नहीं होता भाई। कंटिन्यूअसली लगातार रेडिएशन पड़ रहा है, लगातार काम हो रहा है, तो वही क्या है? आपका एनर्जी फ्लो का क्राइटेरिया है। अरे भाई बोलो यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात? इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये भी कल आपको समझा दिया था पॉइंट मैंने। कैसे समझा दिया सर? ये क्या है? हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद में क्या है? हर्बीवोर है, हर्बीवोर के बाद में क्या आ गया? कार्निवोर आ गया। आगे नहीं आ गया? अब समझो, प्रोड्यूसर ने क्या बनाई? फूड बनाई। इसे डायरेक्ट हर्बीवोर क्या खाएगा? प्रोड्यूसर को खाएगा। लेकिन इसी की एनर्जी तो हर्बीवोर के अंदर है ना, तो कार्निवोर किसे खाएगा? हर्बीवोर को। तो अगर हर्बीवोर खा रहा है तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर वाली तो प्रोड्यूसर को पर इनडायरेक्टली डिपेंड है। हर्बीवोर तो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली खा रहा, लेकिन ये कार्निवोर क्या खा रहा? इनडायरेक्टली। यानी कार्निवोर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूसर की कैसे जा रही? इनडायरेक्टली। प्रोड्यूसर की एनर्जी तो हर्बीवोर में डायरेक्टली जा रही, समझ में आ रही बात? लेकिन कार्निवोर में कैसे जा रही? इनडायरेक्टली। तो ये है सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड है किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर, चाहे डायरेक्ट जुड़ो चाहे इनडायरेक्ट जुड़ो। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको कल की क्लास के अंदर बता दिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फूड का और फूड चेन का कॉन्सेप्ट। किसके बारे में बात करते हैं? फूड चेन का और फूड वेब का बात करते हैं। फूड चेन का मतलब क्या है भाई? ये जो भी आपने पढ़ा ना कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से ये वो, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर वगैरह, ये सब का सब आपका क्या है? सब का सब फूड चेन है। समझ में आ रही बात? कल भी बता दिया था, कल ही बता दिया था कि दो तरह की फूड चेन होती है। कौन कौन सी सर? एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। वो फूड चेन जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे। मतलब जो ग्रीन प्लांट से शुरू होती है। सर वो फूड चेन जो कि किससे शुरू होगी? मुर्दा से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? मुर्दा से, डेट्राइटस से शुरू होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? डेट्राइटस फूड चेन बोलेंगे। क्या कल नहीं बता देता इसके बारे में? लेकिन फिर भी है। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। ठीक है, देखो ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो मेजर कंड्यूट है एनर्जी फ्लो का। किसके अंदर? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। अब इसका मतलब समझिएगा, अगर आपके याद हो जब मैंने आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़ाया था, एक रिलेशनशिप था प्रीडेशन का, याद आया? प्रीडेशन का, शिकार का। और मैंने बोला था कि विदाउट प्रीडेशन नेचर सस्टेन कर ही नहीं सकती। तो प्रीडेशन क्या है भैया? वो ग्रेजिंग फूड चेन को फॉलो करता है। शिकार जो है वो ग्रेजिंग फूड चेन को फॉलो करता है। समझ में आ रही बात आपको? अब इसमें जो है देखो दो तरह का इकोसिस्टम है। मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, एक ले रहा हूं जमीन का और एक ले रहा हूं समुद्र का। क्या समुद्र थोड़ा मोटा, छोटा मोटा गहरा होता है क्या? काफी गहराई में होता है। शायद उसकी गहराई तक कोई पहुंच भी ना पाया हुआ, ऐसा पॉसिबल है? समझ में आ रही बात? बहुत गहरा, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। पनडुब्बी तुम लेके भेजते, ज्यादा नीचे नहीं जा पाती, फट जाती है, प्रेशर को झेल नहीं पाती। तो अभी तक हम समुद्र की बॉटम सरफेस पर भी नहीं पहुंच पाए।
आ रही बात समझ में? अभी तक हम सी की बॉटम सरफेस पर भी नहीं पहुंच पाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सवाल यह है कि दो फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन। सवाल यह है कि कौन सी फूड चेन कहां ज्यादा डोमिनेंट है, कहां ज्यादा एनर्जी का फ्लो किसके थ्रू होगा, क्योंकि फूड चेन के थ्रू क्या होने वाला है, एनर्जी का फ्लो होने वाला है, लेकिन कहां पर कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। कोई जानवर समुद्र के सरफेस पर है या थोड़ा सा नीचे है, पानी के अंदर है, मतलब आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अब वो जानवर हो गया खत्म, मर गया। समझ में आ रही बात? मरी हुई चीज कहां बैठेगी? समुद्र में। देखो, अगर तुम हो जमीन के रहने वाले जानवर, जमीन के रहने वाले प्राणी हो, तो जब आप मर जाओगे तब आप पानी आपको बाहर निकाल के फेंक देगा। समझ रहे बात? अगर आप जमीन पर रहने वाले जीव हो, जब आप मर जाओगे पानी आपको बाहर निकाल के फेंक देगा। और अगर आप पानी के जानवर हो, तो जब आप मर जाओगे पानी आपको अपने में समा लेगा। ये नेचर का लॉ है। आप चेक कर लो, किसी इंसान कोई मर जाता है बेचारा, पानी में डूब गया, डूब तो गया, थोड़े टाइम के बाद में लास्ट तैर के कहाँ जाती है? ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो वहां का नहीं है, लंग्स वगैरह है, बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है उसका, पानी का नहीं है। ठीक है, लेकिन आज तक तुमने कोई मछली देखी पानी के ऊपर तैरती हुई मरी हुई? क्या मछली मरती नहीं होगी क्या पानी के अंदर? मरती हैं। क्या पानी के अंदर सांप नहीं होते? वे मरते नहीं होंगे? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी के मरते नहीं होंगे? लेकिन वे कहाँ गए? कहाँ गए वे पानी सरफेस के, पानी की सरफेस में चले जाते हैं। यहां तक बात बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं ये बात? अब देखिएगा, कोई ऑर्गेनिज्म मरा, मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? समुद्र में सबसे नीचे जाएगा। समुद्र में सबसे नीचे तक पहुंच पाना काफी मुश्किल काम हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। सतह तक, बिल्कुल सरफेस तक, क्योंकि मरने के बाद तो रिजर्वोयर तो समुद्र की सरफेस ही हो गई ना, मतलब बॉटम सरफेस हो गई ना, तो सारी की सारी चीजें मरने के बाद कहां होंगी? वहां इकट्ठा होंगी। तो वहां से न्यूट्रिएंट का निकल करके यूज होना क्वाइट डिफिकल्ट होता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए एनर्जी का फ्लो वहां पर कैसे होगा? प्रीडेशन से होगा, शिकार से होगा। मैंने बड़ी मछली खा ली, उसने छोटी खा ली, ये खा ली, वो खा ली। न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू वहां पर पॉसिबल है। समझ में आ रही बात? अब आ जाओ आप जमीन के ऊपर। भाई जमीन के ऊपर ये सरफेस है, मरा तुमने मिट्टी में दबाया, जो न्यूट्रिएंट मेरी बॉडी के अंदर थे वे कहां मिल गए? मिट्टी के अंदर मिल गए। उन न्यूट्रिएंट को कौन ले लेगा? प्लांट ने ले लेगा। भाई न्यूट्रिएंट लेने अल्टीमेटली किसे हैं? प्रोड्यूसर ने लेने। तो जो आपके समुद्र के अंदर प्रोड्यूसर है, वो उतना एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट तो ले लेगा, लेकिन उतने अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा जितने तरीके से जमीन पर रहने वाला प्रोड्यूसर कर सकता है। क्यों सर? क्योंकि जमीन पर रहने वाला सरफेस पे क्या मौजूद है भाई? वहां न्यूट्रिएंट मौजूद है। आ रही बात समझ में? इसीलिए जो डेट्राइटस फूड चेन है वो मेजर सोर्स है एनर्जी का, कहां? जमीन के ऊपर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ऊपर। और ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो क्या होता है भाई? वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, कहां पर? आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। समझ में आ रही बात? कारण क्या है? कारण यह है कि इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग इजी तरीके से या उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाती जितने एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट रिसाइकल जो है वो जमीन पर या टेरेस्ट्रियल रीजन पर हो सकते हैं। दैट्स वाई कि वहां पर कौन डोमिनेंट है? एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का है, शिकार ही वहां का एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हो कहां से शुरू होती है ग्रेजिंग फूड चेन? प्रोड्यूसर से। बहुत कई बार हो गई यार, कल से बात ये। प्रोड्यूसर को किसने खाया? हर्बीवोर ने। हर्बीवोर को कौन खाएगा? प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर। समझ में आ रही बात? और मैंने क्या बोला कि हर बार कितनी कितनी एनर्जी जाएगी? 10% तो एनर्जी जा रही है भाई। अरे बोलो, 10% तो एनर्जी जा रही है। तो जब 10% की एनर्जी जाएगी, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मान लो मैंने यहां पर कितनी एनर्जी ली, जो भी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये सनलाइट है। कितना है भैया? सनलाइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं सनलाइट, तो सनलाइट को कितना जाएगी? केवल 1%। और अगर मैं बोल रहा हूं पार, तो उसका कितना जाएगा? 2 से 10%। समझ में आ रही बात आपको? तो मैंने क्या बोला? सनलाइट। तो इसका कुल 1% होगा। अगर मैं इसका 1% निकालू तो 1000 जूल होगा? नहीं होगा भाई? अरे होगा। ये 1,00,000 जूल है, इसका 1% कितना हो गया? 1000 जूल। ये किसके पास है? प्लांट के पास है। इसका 10% कहाँ है भैया? 10% इसका कहाँ जाएगा? हर्बीवोर पे। समझ में आ रही बात? 1000 का 10% कितना होगा? 100 जूल होगा। हर्बीवोर को कौन खाएगा? प्राइमरी कार्निवोर। इसका 10% कितना हो गया? 10 जूल। तो प्राइमरी कार्निवोर हो गया। समझ में आ रही बात? प्राइमरी कार्निवोर को कौन खाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर। इसका 10 जूल का कितना हो जाएगा? 1 जूल हो जाएगा। सेकेंडरी कार्निवोर को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर। 1 जूल का कितना रह जाएगा? 0.1 जूल
जूल, अबे होगा कि नहीं होगा? अब मुझे बताओ कि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं एनर्जी घटती जा रही, नहीं घटती जा रही? अबे तो एनर्जी 1 जूल थोड़ा ही एक ऑर्गेनिज्म के लिए काफी होगी। एग्जांपल समझो तुम बात को यार, समझ रहे बात को? तो धीरे धीरे जब एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है भैया, जैसे जैसे यहाँ पर एनर्जी जो है घटती चली जा रही है, अब और आगे ट्रॉफिक लेवल तुम ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है कि जैसे जैसे एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फॉलो करती है 10% लोगों को, ट्रॉफिक लेवल का जो नंबर होता है वो लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम इससे आगे बढ़ाते चले जाओगे, तुम्हें लिमिट करना पड़ेगा। कारण है कि अब इससे आगे के इकोसिस्टम में, इससे आगे के ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी जा नहीं पाएगी, और अगर गई भी तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने, एक धूप घास होती है जो घरों के अंदर आसपास सामने उग जाती है, आपके सामने बथुआ है, आपके सामने दूब है, आपके सामने चना है। समझ में आ रही बात? आपको बोलूं कि साग बनाओ, किसका बनाओगे? बथुए का और चने का बनाओगे। दूब घास का नहीं बनाने के क्या? क्यों? क्यों नहीं गया खाने का? घास तो है। आप चना नहीं खा रहे, आप वो भी ग्रीन है, मरने के नहीं आप दूब घास खा के, मेरी गारंटी है। बताओ, अब बताओ खाओगे नहीं खाओगे? नहीं खाने के कारण एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी होगी तो ही खाओगे ना, इतनी एनर्जी नहीं है उसमें। तुम चीज क्यों खाते हो मालूम है? जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी। आप अपने रिलेटिव्स के यहां जाओ, एक रिलेटिव आपसे पूरी इज्जत दे रहा, कुछ कर खुलाया पिलाया कुछ नहीं उसने, फिर दूसरे रिलेटिव के यहां जाओ, उसने आपसे ढंग से बात नहीं करी लेकिन नाश्ता बड़ा तगड़ा कर दिया, तो आप आके तारीफ उसकी करोगे जिसके यहां तुमने तगड़ा नाश्ता किया, भले ही उसने तुम्हें इज्जत ना दी हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन नाश्ते में उसने लगा दिया 100 आइटम, ले भाई चिकन, ये कबाब, ये वाले अटरम सटरम, ये वो, तो तुम्हें बेइज्जती भी बर्दाश्त हो जाएगी। समझ रहे? सेम कहानी यही हो रही भाई, कि हम साइकोलॉजिकली हम जानते हैं कि भैया एनर्जी नहीं है इसमें, तो हम खाएंगे क्यों? सेम कहानी यहां पर है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल है, क्योंकि जब फॉलो करेगा 10% लो तो एनर्जी तो लगातार घटती जा रही ना, एक लेवल पे आगे कम हो जाएगी। चलो यहां से तो मैंने 1 लाख जूल माना, मैं मान लो शुरुआती 10,000 1000 जूल से कर दूं, एग्जांपल ले लो। सनलाइट से एनर्जी कितनी आई भैया मेरी? 1000 जूल आई है भाई, 1000 जूल आई, तो प्रोड्यूसर कितना पकड़ेगा? कुल 10 जूल। अब 1000 जूल का 1% कितना जाएगा? 10 जूल। अब इसका 10% बताओ कितना होगा? आ रही बात समझ में? कितना हो गया? 1% का 10% 0.1 जूल, इसका 10% 0.01, घटती जा रही नहीं घटती जा रही? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो फॉलो जैसे जैसे 10% लो करेगा तो वैसे वैसे ट्रॉपिक लेवल का नंबर क्या हो जाएगा भाई? लिमिटेड हो जाएगा। ये ग्रेजिंग फूड चेन की कहानी है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? और ये जो 10% लो है, ये होता है लिंडमैन 10% लो, कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। पिछले वाले से अगले वाले में जो है कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? केवल 10% ट्रांसफर होगी। तुम कल सब पढ़ लिया भाई, कुछ नया नहीं अब तक मैंने आपको ऐसा बताया है जिसे मैं कह दूं हाँ भाई मैंने अभी आपको नहीं बताई है, ठीक है? क्योंकि लिंक करना जरूरी था हमारा, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारा हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होगा? आपका प्राइमरी कंज्यूमर। अरे होगा नहीं होगा भाई? तुमने ग्रीन प्लांट लिया, प्रोड्यूसर मान लो ग्रास है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रास आया, इस ग्रास को खाया किसने भैया? इस ग्रास को खाया गोट ने, गोट को खाया किसने भैया? वोल्फ ने, वोल्फ को खाया किसने भैया? लॉयन ने। आ रही बात समझ में? ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा। तो ये जो तुम्हारा ग्रास है, अच्छा दूसरी फूड चेन क्या हो सकती है? इस ग्रास को इंसेक्ट भी खा सकता है। इंसेक्ट को कौन खाएगा? इंसेक्ट जैसे कि टिड्डा हो गया, इंसेक्ट को मेंढक खा लेगा, मेंढक को सांप खा लेगा, सांप को कौन खा लेगा? बाज खा लेगा। आ रही बात समझ में? ईगल खा लेगा। अब मुझे बताओ ये ग्रास क्या है भैया? ये ग्रास तो प्रोड्यूसर है। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, मतलब जो पहले खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ये क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्या हो गया तुम्हारा? टर्शरी कंज्यूमर हो गया। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो टर्शरी मतलब जो सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड है, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के ऊपर डिपेंड है, प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट डिपेंड है। भाई जो डायरेक्ट है वो क्या है? प्राइमरी है। जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उस पर डिपेंड हो रहा है, वो क्या है? सेकेंडरी। यानी कि ये समझ पा रहे नहीं पा रहे? तो हर्बीवोर एनसीईआरटी बोलती है कौन कौन से? इंसेक्ट हुआ, बर्ड्स हुआ, मैमल्स हुआ, ये सब के सब क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर हर्बीवोर होते हैं, जबकि जो मोलस्का होते हैं वो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हर्बीवोर पाए जाते हैं। क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है।
मोलस्का को लेकर के, ठीक है। अरे भाई क्लियर है बात यहां तक? चलिए उसके बाद में बात करते हैं भाई डेट्राइटस फूड चेन के बारे में। किसके बारे में? डेट्राइटस। ऑलरेडी बता चुका हूं कि एनर्जी फ्लो का जो मेजर सोर्स होता है वह कहां पर होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है। मुर्दा से शुरू होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत होता है। क्या होता है? मेड अप ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब मैंने बोला था फंजाई हुआ, माइट्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, उनसे बना हुआ होता है। वो हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको, या फिर क्या बोला जाएगा? सेप्रोफाइट्स के भी नाम से जाना जाएगा। फंजाई जो होती है वो सड़ा गला न्यूट्रिशन लेती है ना, फंजाई का न्यूट्रिशन ऑलरेडी किंगडम फंजाई के अंदर पढ़ा दिया कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है बॉडी से बाहर, उसे सड़ाती है, फिर उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, ठीक है। इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब सवाल सुनिएगा, जो सनलाइट को एनर्जी को ट्रैप किया था प्रोड्यूसर के अंदर, क्या वो अपने अंदर स्टोर करके रख लेगा क्या उसे? नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ट्रैप करके रख ही नहीं सकता, ये लॉ है और रियलिटी भी यही है, सच्चाई यही है। आप एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ट्रैप नहीं कर सकते, या तो तुम अगले ट्रॉपिक लेवल पर उस एनर्जी को क्या करोगे? पास करोगे, या फिर आपकी मौत होगी। समझ में आ रही बात आपको? तो लिखा भी एनसीईआरटी साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि नो एनर्जी इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एनर्जी ट्रैप कर ही नहीं सकता। एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर, जो एनर्जी प्रोड्यूसर ने कैच की है वो या तो अगले ट्रॉपिक लेवल पर पास कर दी जाएगी, या ऑर्गेनिज्म क्या होगा? मर जाएगा। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। आई बात समझ में? जब इंसान की मौत होती है तो उसका अध्याय खत्म नहीं होता, एक नया अध्याय शुरू होता है। यही कहानी कहां है? इकोलॉजी के अंदर है कि जब किसी इंसान की मौत होगी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौत होगी, तो शुरुआत होगी किसकी भैया? डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत होगी। और डेट्राइटस जो होते हैं वो सर्व करते हैं एनर्जी सोर्स का डिकम्पोजर के लिए, यानी फंजाई वगैरह जो हुए ना सेप्रोफाइट्स हेट्रोट्रोफ के लिए क्या है? एनर्जी का सोर्स करते हैं। अब हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब का मतलब समझिएगा क्या है भाई। एक बात तो बताओ, ये क्या है हमारा? ये है हमारी ग्रास। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? हमारी ग्रास। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बहुत काम की चीज बता रहा हूं। इस ग्रास को खाया किसने? गोट ने। इस गोट को खाया किसने? मान लो वोल्फ ने। इस वोल्फ को खाया किसने भैया? लोयन ने। कोई दिक्कत वाली बात है? तो इस फूड चेन, ये फूड चेन हो गई। इस फूड चेन के अकॉर्डिंग आप ये बताइएगा कि ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, हाँ या ना? है। गोट क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। अरे हो गया क्या? वोल्फ क्या है आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। इजी है भाई बहुत ये। और लोयन क्या हो गया आपका? टर्शरी कंज्यूमर, या टॉप कार्निवोर बोल सकते हैं ऐसा। सारी बात समझ, ठीक है। क्या हमेशा यही फिक्स है क्या? क्यों? रीजन दो, तुम्हें मालूम है रीजन, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। तुम्हें लग रहा शायद क्या हमेशा भेड़िए को शेर ही खाएगा क्या? किसे? बकरी को। भाई अगर शेर ने डायरेक्ट बकरी पर अटैक कर दिया, अब ये थोड़ा ही है बकरी आई ना 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 तो भेड़िए को, भेड़िए खाएगा तो ये तो मैं तो नहीं खाया। भाई शेर डायरेक्ट किस पर अटैक कर सकता है? बकरी पर। तो अगर शेर ने बकरी पर अटैक कर दिया तो ग्रास से गोट, और गोट से क्या आ गया? लोयन। तो अगर गोट प्राइमरी कंज्यूमर है तो लोयन क्या हो गया? सेकेंडरी। यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फिक्स नहीं है। समझो बात को। अरे आ रही है समझ में बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ग्रास को किसने खाया? गोट को ये उसने भी खा लिया, भी खा लिया। क्या बकरी को सिर्फ लोयन ही खा सकता है? नहीं, कोई और अदर जानवर भी खा सकता है। समझ रहे? जेब्रा बकरी की बात हो रही भाई, समझ में आ रही बात? अब ह्यूमन की मैं बात करता हूं। ह्यूमन का एग्जांपल ले लो। ये घास है, डायरेक्ट ह्यूमन भी तो खा सकता है इस घास को। अरे बोल भाई। तो अगर ह्यूमन डायरेक्ट घास को खा रहा, क्या हो गया वो? हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर। अरे हो गया नहीं हो गया? लेकिन ह्यूमन जो है वो इसको भी तो पेल सकता है, बकरे के पाए है भाई। तो जब ह्यूमन बकरी को खा रहा है तब क्या हो गया ह्यूमन? तब ह्यूमन हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर। यानी कि कहने का मतलब क्या है सर, नेचर में कोई एक ही फूड चेन नहीं चलती, मल्टीपल ऑफ फूड चेन चलती है, और उन सारों का जो इंटरकनेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वेब बोलते हैं। हालांकि हमारी वो है कि हम एक ही फूड चेन को फॉलो करते हैं, एक कोई मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? तो फूड वेब की कहानी समझ में आ गई भाई? अरे बोलो भाई, फूड वेब की कहानी समझ में आ गई। ट्रॉपिक लेवल समझा दिया सब कुछ। ट्रॉपिक लेवल क्या है? ट्रॉपिक लेवल है कि एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन फूड चेन में स्पेसिफिक होती है। वो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को फीड करने वाला ही प्राइमरी कंज्यूमर कहलाया जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही बात? फ्रूट्स को तुम ही नहीं, फ्रूट्स को कौन भाई? एक स्पैरो है, बर्ड है,
अरे वाह, वो कीड़े भी खा सकती है, फल भी खा सकती है। तो जब वो कीड़े खा रही है तब वो क्या है, कंज्यूमर है। जब वो फल खा रही है तब वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर आ गया, कीड़े में सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे बात को, क्लियर है। तो एक ऑर्गेनिज्म की पोजीशन, भाई हम अगर डायरेक्ट घास फूस खा रहे, प्लांट खा रहे, तो हम क्या हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। लेकिन अगर हम नॉन वेज खा रहे तो क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। समझ में आ रही बात, क्योंकि हम कार्निवोर का मीट नहीं खाते ना, हम किसका मीट खाते हैं, ह्यूमन बीइंग। मतलब खाने को तो खा लेते हैं, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो कार्निवोर का मीट नहीं खाती, वो केवल हर्बीवोर का खाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में, किसके बेस पर, फूड के बेस पर उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। मैं खा रहा हूं घास, इसलिए मैं क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन अब मैं खा रहा हूं चिकन, तो मैं क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ रही बात नहीं है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल आपका हर्बीवोर का होगा हमेशा, और जो आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल होगा वो आपका किसका होगा, कार्निवोर का होगा, एंड सो ऑन बढ़ता हुआ चला जाएगा। बोलो भाई, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई कहानी, ठीक है। अब ये देखेगा, ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, देखिएगा ये क्या है, सबसे पहले प्रोड्यूसर गिवन है। प्रोड्यूसर क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है प्लांट का, कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन हुआ, ग्रासेस हुआ, ट्रीज वगैरह हुआ, ठीक है। इनको कौन खाएगा, खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर है, वो क्या होगा, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल किसका होगा, हर्बीवोर का। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन। ग्रास को कौन खा सकता है, ग्रास को खा सकता है आपका टिड्ढा, और गाय वगैरह भी घास को खा सकती है, पेड़ों को खा सकती है। समझ में आ रही बात आपके। तो ये क्या हो गया आपका हर्बीवोर। प्राइमरी के बाद में क्या आ गया तुम्हारा, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो किस पर फीड करेगा, हर्बीवोर को। बर्ड्स भी हो सकते हैं, फिशेज भी हो सकते हैं, और वोल्फ भी हो सकते हैं। उसके बाद में टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। इसमें मैन भी हो सकता है और लोयन भी हो सकता है। सर अगर इंसान आदमी को मार दे, अबे वो तो अडेप्टेशन है भाई, अकेले 1 to 1 आओ शेर के सामने। अगर इंसान शेर को मार दे तो सर क्या जो है उसे हम बोलते हैं कि वो शेर से भी ऊपर की ट्रॉपिक लेवल हो गया, नहीं भाई, 1 to 1 पाओ ना। वो तो हमने जुगाड़ बना लिया, कल्ला बंदूक लेके बैठ जाए, कल्ला शेर दिख रहा, धूम 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 5-4 गोली मार दे, नहीं मटे जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही भाई, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, याद रखिएगा। उसके बाद में ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं। ये डायग्राम क्या है, ये उस बात को एक्सप्लेन करेगा कि क्यों भैया एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी घटती चली जा रही है। ये सन है, सन से कुछ एनर्जी प्लांट ने ली, बाकी क्या निकल गई, हीट में निकल गई। प्लांट को खाया किसने भैया, कीड़ो वीडो ने खाया, कुछ एनर्जी हर्बीवोर ने ले ली, बाकी कहां से निकल गई, हीट से निकल गई, इंसेक्ट से निकल गई। इंसेक्ट को खाया बर्ड ने, कुछ तो 10% एनर्जी क्या चली गई, यहाँ चली गई, बाकी कहां निकल गई, हीट के फॉर्म में। छोटी बर्ड को खाया बड़ी बर्ड ने, तो कुछ एनर्जी इसे मिल गई, बाकी कहां निकल गई, आपके हीट की फॉर्म में। ये सारे के सारे को खाया किसने, डिकम्पोजर ने, और इन सब से भी क्या निकल गई भैया, हीट निकल रही है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी 10% जाती है, और बाकी जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या कर जाती है, हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई बात। उसके बाद में आते हैं, 2 टर्म आती है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। हालांकि स्टैंडिंग स्टेट अभी आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टैंडिंग क्रॉप आ गया तो देखेगा। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या, अच्छा क्रॉप का मतलब क्या होगा, फसल का है भाई। खड़ी फसल कैसी है, अरे बात भाई, बेसिक सा मतलब ये है ना। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है, खड़ी फसल। खड़ी फसल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना है। क्या बोला मैंने, एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद है, कितना फूड मौजूद है। समझ में आ रही बात, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। और ये नंबर के हिसाब से भी निकाली जा सकती है और बायोमास के हिसाब से निकाल सकती है, लेकिन यूजुअली किसके हिसाब से निकालते हैं, बायोमास के। अब बायोमास को निकालने के लिए या तो उसका फ्रेश वेट लेते हैं हम, या ड्राई वेट लेते हैं। लेकिन ड्राई वेट क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि फ्रेश वेट में पानी होता है। पानी किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा। कोई पौधा पानी को ज्यादा सोख सकता है, कोई पौधा पानी को कम सोखेगा। लेकिन ड्राई वेट जो ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वही एक्चुअल उसका वजन होगा, तो वही क्या कहलाया जाएगा, आपका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाया जाता है, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब क्या है कि भैया किसी भी टाइम पर सोइल के अंदर, किसी भी टाइम जब आप मेजर कर रहे हैं सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट कैसे हैं, कितने न्यूट्रिएंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानेंगे। अब लास्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऐसे तो स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पर बेस पे से चौड़ा होता है और एक्स से क्या होता है, नैरो होता है। समझ में आ रही बात। तो इकोलॉजिकल पिरामिड में बेसिकली आपके फूड चेन को क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम करेगा, जिसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल को आप क्या करोगे, शो करोगे। जिसमें सबसे पहले सबसे नीचे से शुरुआत किसकी करोगे आप, प्रोड्यूसर की, देन कंज्यूमर की, देन आपके क्या होगे, और सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह हो गए। तो 3 तरह के पिरामिड हम यहाँ पर पढ़ेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लियर है भाई। अब जो आपने सब कुछ पढ़ाओ पिरामिड के फॉर्म में लगा दो। सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में होगा, एक घास वाला एरिया। मुझे बताओ, एक इलाके में आप गए, आपने वहां पर देखा कि वहां पर ग्रासेस है, ध्यान से सुनिएगा, वहां पर क्या है, ग्रासेस है, हरी बात समझ में। उसके बाद में ग्रासेस के बाद में क्या है, वहां पर आपने कुछ गोट देखी,
और वहां पर आपने क्या देखी, फॉक्स देखी। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा? ग्रास का होगा, घास का होगा, उसके बाद बकरी का, और बकरी के बाद फॉक्स का। ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह भैया फॉक्स का नंबर घास से ज्यादा निकल जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। समझ में आ रही बात? तो सबसे नीचे क्या रखेंगे हम? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है? ग्रास। तो ये आ गया मेरा भैया, ये हो गया मेरा ग्रास, जिसे हमने क्या बोल दिया? प्रोड्यूसर। उसके बाद में क्या है? गोट। ये ले लिया मैंने क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये फिर उसके बाद में आ गया फॉक्स, ये क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये नीचे से तो चौड़ा है और ऊपर से क्या है? नेड़ा है। तो ग्राफ कैसा बन गया? पिरामिड कैसा है? सीधा पिरामिड है। आ रही बात समझ में? तो ये याद रखिए, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड होगा। और आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, मैं आपको लाओ दिखा देता हूं। उस डायग्राम में आप देखिएगा कि लगभग जो आपके हैं 6 मिलियन जो पौधे हैं ना, उन 6 मिलियन प्रोड्यूसर को कंट्रोल करने के लिए कुल कितने टर्शरी कंज्यूमर है? 3 टर्शरी कंज्यूमर होंगे, याद रखिएगा। ये एग्जांपल दिया कि अगर आपके 6 मिलियन घास होंगे, 6 मिलियन ग्रासेस होंगी, तो उन 6 मिलियन ग्रासेस के ऊपर केवल कितने टर्शरी कंज्यूमर मिलेंगे? 3 टर्शरी कंज्यूमर मिलेंगे। ये आपका कैसा ग्राफ है? बनना नहीं बनना अपराइट ग्राफ ऐसा, नीचे सबसे चौड़ा है और ऊपर क्या हो गया? नैरो हो गया। ठीक है, लेकिन सर इसका एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ गया? अब मैं कहता हूं ट्री इकोसिस्टम। किसकी बात कर रहा मैं? ट्री। जो पेड़ है ना बेटा, वो खुद एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, एक जगह पर क्या है? ट्री है। उस ट्री पर कौन बैठा है? उस ट्री पर बैठे हैं इंसेक्ट्स। क्या बैठे भाई? इंसेक्ट। तो मुझे बताओ, पेड़ तो एक ही है ना, इंसेक्ट क्या है? 1000 से भी ज्यादा, हजारों की तादाद में। तो नंबर प्रोड्यूसर नीचे क्या आ गया? प्रोड्यूसर। तो ट्री तो एक ही आ गया, हाँ या ना? ये तो प्रोड्यूसर हो गया। लेकिन इंसेक्ट का नंबर कैसा आ गया? ऐसा। तो पिरामिड कैसा हो गया? उल्टा। आ रही बात समझ में? किसका पिरामिड है? पिरामिड ऑफ नंबर 4 ट्री इकोसिस्टम। 1000 ऑफ इंसेक्ट फीड करते हैं किसके ऊपर भैया? बड़े बड़े पेड़ के ऊपर। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब वजन के बारे में बात करा जाएगा। हरी बात समझ में? पिरामिड ऑफ बायोमास देखेंगे भैया। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास यही है कि जैसे कि मान लो आपने भैया, आप ट्री की बात कर रहे, एक जंगल की बात करें, तो प्रोड्यूसर क्या है? ट्री होगा। यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। ट्री को खाने वाला कौन है? ट्री को खाने वाली बकरी है। तो कितनी भी तुम बकरी रख लो वहां पर, उनका वजन पेड़ से फालतू नहीं होगा भाई। एक का पेड़ का वजन कहीं कहीं 1000 किलो उतर जाता है। समझ में आ रही बात? अगर एक अच्छा खासा पेड़ है, हजारों किलो वजन उतर जाओ उसका, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, हैं? हाँ, हजारों किलो वजन एक पेड़ का। अब मान लो किसी इलाके में 100 पेड़ हो गए, अरे 1000 किलो वजन तुम लगा लो, 1 लाख किलो वजन हो गया। इतनी बकरियों में वजन होगा ही नहीं वहां सारी में 1 लाख किलो मिला करके। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यानी कि पेड़ में क्या है? उसका वेट ज्यादा है। ड्राई वेट की बात हो रही है, ड्राई वेट के बारे में बात करते देखिएगा यहाँ पर कि प्रोड्यूसर का 809 है तो प्राइमरी। ये डाटा याद नहीं करना आपको, ये केवल रेफरेंस के तौर पर है। पेड़ का कितना है? ज्यादा है, और उसके ऊपर जो फीड कर रहा है गोट का कम है। यानी कि ये नीचे चौड़ा और ऊपर नेड़ा होता चला जाएगा ना, तो ये ग्राफ भी कैसा बनेगा? पिरामिड भी आपका अपराइट वाला बनेगा। फिर इसका एक्सेप्शन है, कहां पर है भैया? एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर, समुद्र के अंदर। भाई समुद्र में प्रोड्यूसर कौन होता है? फाइटोप्लैंक्टन। आ रही बात समझ में? फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा कौन? जूप्लैंक्टन। फिश मान लो। तो मुझे एक बात तो बताओ भैया, जो एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है, उनका वजन जो माइक्रोस्कोपिक है, उनका वजन जो है मछली से ज्यादा हो ही नहीं सकता। छोटी मछली को बड़ी मछली खाएंगी भाई। बड़ी मछली, मैं शार्क की बात कर लूं, शार्क मछली कई टन की उतर जाएगी एक मछली। समझ रहे नहीं समझ रहे? एक मछली कई टन की उतर जाएगी। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल पे तुम आगे बढ़ते चले जा रहे, वो क्या हो रहा? वेट बढ़ता जा रहा, नहीं बढ़ता जा रहा। तो सबसे छोटा वाला कहाँ रहेगा? नीचे। उसके ऊपर बढ़ेगा, फिर ये लो, उसके ऊपर बढ़ेगा, ये लो। तो ये भी क्या हो गया? इन्वर्टेड। 2 जगह पर इन्वर्टेड पिरामिड आया। एक पिरामिड ऑफ नंबर किसके अंदर? ट्री इकोसिस्टम के अंदर। और एक है पिरामिड ऑफ बायोमास किसके अंदर भाई? एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर। क्लियर है भैया? थर्ड हम बात करते हैं भैया पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा अपराइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10% एनर्जी तो जाएगी ना हमेशा, 100% नहीं जानेगी, 10% जाएगी। तो ये आपको ऑलरेडी समझाया जा चुका है, ये ऑलवेज अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। क्योंकि जब एनर्जी फ्लो होती है अगले ट्रॉपिक लेवल पर, कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट की तरह पर हर स्टेप पर, और ये आपको कैसा मिलेगा? हमेशा अपराइट मिलेगा। और हीट की तरह पर कैसे लॉस होती है, ये डायग्राम दोबारा देखिएगा कि मान लो सन से 100% एनर्जी रिलीज हुई एग्जाम्पल के तौर पर, तो 100 में से कुछ इसने रिलीज कर ली, बाकी क्या हो गई? हीट की फॉर्म में। इसकी 10% कहां गई? यहां पर। 90% कहां गई? हीट की फॉर्म में। इसकी 10% कहां गई? यहां पर। 90% कहां गई? हीट की फॉर्म में। समझ में आ रही बात? तो हर बार एनर्जी क्या होती चली जा रही? कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। इसीलिए एनर्जी का पिरामिड क्या होगा? ऑलवेज अपराइट होगा। ये आपने क्या रखना है? ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? अब इकोलॉजिकल पिरामिड ने
का एक एक्सेप्शन आप याद करके चलिएगा कि सबसे पहली तो बात, मैंने यहाँ पर कहीं डेट्रीवोर्स को जिक्र नहीं किया, डेट्राइटस का जिक्र नहीं किया इकोलॉजिकल पिरामिड में, अरे किया तो नहीं, डिकम्पोजर को कहीं शामिल नहीं किया। दूसरा एक्सेप्शन बेटा ये है इसका इकोलॉजिकल पिरामिड का कि ये केवल एक सिंगल फूड चेन को सजेस्ट करता है, फूड वेब के बारे में ये नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ये इसी के साथ में आपका इकोसिस्टम वाला पोर्शन क्या हुआ भाई, पूरा हुआ, और इकोलॉजी भी क्या होता है बच्चों, पूरा होता है। समझ में आ रही बात? अब आपका केवल क्या बचा, 12th क्लास का एक चैप्टर बचता है इवोल्यूशन वाला, 11th क्लास का एक एनिमल किंगडम बचता है, और उसके अलावा 11th क्लास की क्या बचती है आपकी, प्लांट फिजियो बचती है। तो सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा आपको, सबसे पहले मैं आपको एनिमल किंगडम कराऊंगा, एनिमल किंगडम के बाद में मैं आपको कराने वाला हूं इवोल्यूशन वाला चैप्टर, और इवोल्यूशन के बाद में बेटा मैं आपको कराऊंगा प्लांट की फिजियोलॉजी। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हमारी बोटनी क्या हो जाएगी, जनवरी के मिड जनवरी तक हमारी बोटनी बड़ी आराम से क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और हमारे आज मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए।